जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। मेरे दोस्त, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे सभी छोटे भाई बहन, मेरे सभी मित्र, मेरे सभी बंधु कुशल मंगल से होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि प्रत्येक सब्जेक्ट पर SWS एकेडमी की तरफ से आपके लिए डेमो क्लास मेरे दोस्त आएगी। मैंने हिंदी वर्णमाला की डेमो क्लास आपको दी। वर्णमाला का पूरा टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया मेरे दोस्त। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जहां पर वर्णमाला आना है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वो वर्णमाला का जो डेमो था पर्याप्त है मेरे दोस्त। इसके बाद मैंने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग की डेमो क्लास दी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों जहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग आनी है मेरे दोस्त, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कोडिंग डिकोडिंग की क्लास क्या है वो मेरे दोस्त महत्वपूर्ण है, सफिशिएंट है सभी एग्जाम के लिए मेरे दोस्त। अब जो हम डेमो क्लास लेकर के आए हैं वो मेरे दोस्त अब चलेगी मैथ की डेमो क्लास। मैथ की डेमो क्लास चलेगी। अब मैथ काफ़ी लोगों का तो बड़ा फेवरेट होता है और काफ़ी लोगों का बड़ा लो होता है। मैथ में हमने एवरेज दो तरीके के लोग देखे हैं। एक तो वे मेरे दोस्त जिनका मैथ बहुत ही अच्छा होता है, जो मैथ के बल पर ही बोलते हैं कि हमारा मैथ बहुत बढ़िया है और मैथ के दम पर हिम्मत कसे रहते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम आएगा हम मैथ की बदौलत उस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। और कुछ बंदों को मैंने ऐसा देखा है कि सिर्फ मैथ की वजह से ही काफ़ी एग्ज़ाम छोड़ देते हैं, कहते हैं हमारी मैथ अच्छी नहीं है, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये मैथ की जो थ्योरी है मेरे दोस्त, आज इसको कुछ हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे मैथ के बारे में, आखिरकार मैथ क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है ये, कैसे इसको पढ़ा जाए। ठीक है मेरे दोस्त, उन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैथ्स को कहाँ से पढ़ना शुरू करें, मैथ्स को दिमाग में कैसे सेट करें, ये काफ़ी बच्चों का सवाल रहता है। मेरा भी सवाल पर्सनली ये रहता था मेरे दोस्त। यदि मेरे दोस्त मैं अपना अनुभव शेयर करूं, यदि अपना अनुभव आप लोगों से साझा करूं, तो मेरे दोस्त कोई छिपाने वाली बात नहीं है। जब मैं हाई स्कूल में हुआ करता था मेरे दोस्त, उस टाइम मैथ में मेरे, यदि आप देखोगे ना मेरे दोस्त, तो आप पहचान ही नहीं पाओगे कि नहीं सीएम भैया के ही नंबर है मैथ में मेरे दोस्त। वहाँ पर मैं मैथ का टॉपर नहीं था मेरे दोस्त। मैथ का टॉपर मैं तब नहीं था उस समय, सिर्फ एक नंबर मैंने मैथ में प्राप्त किया था जब मैं हाई स्कूल की परीक्षा दे रहा था मेरे दोस्त। आप लोगों की ही तरह आप तो काफ़ी अच्छे होंगे मेरे दोस्त, मैथ में काफ़ी चीज़ें आपको आती होंगी, लेकिन विश्वास करिए मेरे दोस्त, उस समय के मेरे दोस्तों से पूछिए, मेरे मोहल्ले वालों से पूछिए कि सीएम की मैथ उस समय कैसी थी, वो सब लोग बताएंगे कि क्या था, कुछ नहीं था मैथ में एकदम खाली था मेरे दोस्त। आज जो मैं आपको मैथ पढ़ाता हूँ, काफ़ी बच्चे मुझसे ऑफलाइन मैथ पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि सर जी आप तो सिर्फ मैथ के ही टीचर हो, या मुझे मेरे दोस्त मैथ का कीड़ा कह बुलाते हैं। जब मैं कोचिंग जाता हूँ, जब मैंने कोचिंग ज्वाइन किया था, वहाँ पर जब दोस्तों के साथ मैथ लगाते थे तो मुझको मेरे कोचिंग वाले मैथ का कीड़ा बोलते थे। लेकिन ये तो बाद में पॉसिबल हुआ मेरे दोस्त, जब मेरा हाई स्कूल हुआ करता था। उस समय मेरे दोस्त मेरी मैथ इतनी कमज़ोर थी इसकी कोई हद नहीं है। तो वे सभी मेरे दोस्त जो बिगिनर्स हैं मैथ में, जिनकी मैथ्स कमज़ोर है मेरे दोस्त, मैं अपना एक्सपीरियंस साझा करूंगा आप लोगों से कि कैसे मैंने मैथ्स को स्ट्रांग बनाया मेरे दोस्त। कहीं से जिस तरीके से मैंने मैथ को लड़खड़ाते सीखा है मेरे दोस्त, आज काफ़ी साल का समय लग गया है, 7-8 साल हो गए मैथ पे काम करते करते मेरे दोस्त। आज फिलहाल मैथ बढ़िया हो गई है, लेकिन शुरुआती दिनों पर इतनी मेरी बेकार मैथ थी, इतनी बेकार थी जिसकी कोई हद नहीं मेरे दोस्त। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से मेरे दोस्त मैथ सीखी है, और मुझे कहीं जहाँ तक लगता है कि वही मेरे दोस्त, यदि आप बिगिनर्स हैं, यदि आपने बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ी है और मैथ की शुरुआत करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त सारे बिंदुओं पर बात करेंगे कि एक लो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ मेरे दोस्त कैसे सीख सकते हैं। उन सभी बिंदुओं पर मेरे दोस्त मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले तो मेरे दोस्त यही हमारा प्रश्न रहता है, पहला प्रश्न यही हमारा डाउट रहता है, मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है, मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट यही सारे दोस्तों का रहता है, ठीक ना, कि मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। जिनका पॉइंट नहीं रहता है वो समझ लें, जो भी लोग हाई स्कूल इंटर में हैं वो समझ लें मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है, मैथ्स का रोल क्या होता है गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक ना। समझिएगा मेरे दोस्त, जैसे मैं खुद लेकर चल रहा हूँ अपनी, जैसे मैं तैयारी करता हूँ UPSI एग्ज़ाम की, मतलब उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम की, मान लो मैं दोस्त मैं तैयारी करता हूँ, मान लो क्या मैं करता ही हूँ, ठीक ना। तो वहाँ पर देखिए, मैं आपसे बताऊँ
वहाँ पर 4 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो होता है हिंदी, एक होता है रीजनिंग, एक होता है मैथ और एक होता है जीएस। ठीक ना मेरे दोस्त, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। अभी मैं सारे बिंदुओं पर बात करूंगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की मेरे दोस्त, वहाँ पर मैथ का रोल क्या होता है अभी बता रहे हैं मेरे दोस्त। लेकिन थोड़ा सा आप यूपीएसआई की दृष्टिकोण थोड़ा यदि इसके देखेंगे इसको, ठीक ना, यूपीएसआई के दृष्टिकोण से इसको देखेंगे तो मेरे दोस्त वहाँ पर मेरे दोस्त 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 40 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, 40 रीजनिंग, 40 मैथ और 40 ही आते हैं जीएस के। किसके आते हैं? जीएस के। अब मेरी बात समझिएगा, यदि मैं आप एकेडमी जो चल रही है आपके लिए मेरे दोस्त, SWS एकेडमी जो चल रही है, मेन टारगेट एसएससी जीडी एग्जाम जो रहता है हमारी एकेडमी का, तो वहाँ पर मेरे दोस्त मैं बात करूँ, यदि आप एसएससी जीडी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर भी हिंदी आती है, रीजनिंग आती है, मैथ आती है और जीएस आती है। ठीक ना, वहाँ पर हिंदी के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जीएस के 20 क्वेश्चन आपको देखने को वहाँ पर मिलते हैं मेरे दोस्त। ठीक ना, आप समझिए, जैसे मैं अपने एग्जाम की बात करूँ, यूपीएसआई एग्जाम की, जो भी मेरे दोस्त यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, ठीक ना, वो सब देखेंगे। अभी हम 2 एग्जाम को दोस्त लेकर चल रहे हैं, 2 एग्जाम को लेकर चल रहे हैं कि मैथ महत्वपूर्ण क्यों है। इन 2 में ही आप समझ जाओगे, ठीक ना, 2 में ही आप समझ जाओगे मेरे दोस्त। जो भी बच्चा एग्जाम क्रैक करता है, मेरिट में जिसका नाम आता है, जो सिलेक्शन लेता है, अच्छा खासा बंदा पहुंचता है वहाँ पर, लो लेवल का नहीं पहुंचता मेरे दोस्त। तो यदि हिंदी देने के लिए बैठता है ना, तो एक एवरेज बच्चा भी हिंदी को 40 में से 35 प्रश्न कर डालता है। एक एवरेज बच्चा भी कम से कम 40 में से 35 क्वेश्चन कर डालता है। लेकिन जो लोग पागल होकर के घूमते हैं हमारी तरह, वो वाले पागल नहीं, काट खाने वाले मेरे दोस्त, प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील वाले जो पागल होते हैं मेरे दोस्त ना, वो ये कोशिश करते हैं कि 38+ मेरी क्या जाए, हिंदी मेरी कहाँ तक जाए 38+, और लोग पहुँचाते भी हैं, 40 के 40 भी कट डालते हैं। ठीक ना, लेकिन जो बच्चा सेलेक्ट होता है, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, एवरेज बच्चा मेरे दोस्त 35+ या 38 के आसपास क्वेश्चन करता है हिंदी के। ठीक ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ विषय नहीं होता, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता मेरे दोस्त, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता, आसान होता है हिंदी। ठीक ना, यदि आप तैयारी कर रखी है 6 से 8 महीने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, तो मेरे दोस्त आप भी 35+ कर डालोगे। ठीक ना, अब प्रैक्टिस यदि आप ज़्यादा करते हो तो आप 38-40 भी पहुंच सकते हो। ठीक ना, इसके बाद रीजनिंग, जो बच्चा सेलेक्ट होता है, जो बच्चा अच्छा खासा कंपटीटर होता है मेरे दोस्त, वो 35+ रीजनिंग तो करके ही आता है, 35+ करके ही आता है। अब मैं क्या कहता हूँ, 36, 37, 38, 39 तक भी पहुँच जाता है, कोई 40 के 40 भी पहुँच जाता है। तो मैं मानता हूँ कि 35+ भी वो करके ही आएगा, 35+ वो करके ही आएगा मेरे दोस्त। ठीक ना, ठीक। इसके बाद यदि मैथ में मेरे दोस्त, यदि जो बच्चा नौकरी लेकर के जाएगा मेरे दोस्त ना, मैथ की थोड़ा सा बाद में बात करेंगे, मैथ्स की थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले देखो जीएस, जो बच्चा सेलेक्ट होता है मेरे दोस्त, चाहे वो हो चाहे कोई बच्चा हो, देखो यार जीएस जो होती है ना, जनरल स्टडी जो होती है, जनरल नॉलेज जो होती है मेरे दोस्त ना, जीएस में कोई बच्चा 40 में से 35 नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं पहुंच सकता। क्या बोल सर जी? हाँ, सही बोल दिया मैंने। जीएस अपने आप में बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है मेरे दोस्त। जीएस के अंतर्गत आपको हिस्ट्री पूरी A to Z, चाहे वो आपका प्राचीन इतिहास हो, चाहे मिडल हिस्ट्री हो मेरे दोस्त, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, एंसेंट हिस्ट्री, मिडल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब प्राचीन, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तीनों मेरे दोस्त इतिहास पूरा A to Z आपको पढ़ना होता है। पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से ना पूछ ले, मेरे हिसाब से मेरे दोस्त एग्जाम में कोई लेवल नहीं हुआ करता। यदि उसने कह दिया कि आधुनिक इतिहास से मैं प्रश्न पूछूंगा तो हमें समग्र ही पढ़ना पड़ता है, यह तो किसी को नहीं पता कि प्रश्न कहाँ से आने वाला है। तो जीएस के अंतर्गत एक तो इतिहास आ गया, हिस्ट्री आपकी आ गई, दूसरी क्या आ गई मेरे दोस्त? जियोग्राफी। अब जियोग्राफी A to Z समझ गए ना, वर्ल्ड और इंडियन दोनों। इसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, साइंस में आ जाओगे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सबसे बड़ी भूत तो आती है करंट अफेयर। समझ गए मेरे दोस्त ना। तो जीएस का जो पार्ट रहता है इतना हार्ड अपने आप में रहता है कि किसी का कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता और कोई बच्चा नहीं कंप्लीट कर पाता। ठीक ना, जो एवरेज एक बच्चा होता है, एवरेज बच्चा जो होता है वो
20 से 25 के बीच में मारता है अपनी हिंदी को, क्या मारता है, सॉरी जीएस को कहाँ मारता है, 20 से 25 के बीच पहुंच पाता है, 20 से 25 के बीच में पहुंच पाता है। जो बहुत ज़्यादा जीएस जिसने बढ़िया कर रखी है वो 25 प्लस भी जा सकता है, 26, 27, 28, 30 तक जा सकते हैं, ठीक ना। जैसे अभी इस बार का 21 वाला जो यूपीएससी एग्जाम जो हुआ था उसमें 26 क्वेश्चन हमारे जीएस में सही थे। तो एक एवरेज बच्चा जो होता है 20 प्लस मारता है मेरे दोस्त जीएस में, बहुत ज़्यादा नहीं जा पाता, 20, 25, 26 समथिंग 27, 28 इतने जाता है, ठीक ना। उससे ज़्यादा जीएस में जाना बहुत हार्ड होता है, बहुत काम करना पड़ता है, ठीक ना। अब आगे मेरे दोस्त मैथ की बात। यदि आपकी मैथ वीक है मेरे दोस्त, जरा देखिए यहाँ पर, हेलो आपसे कह रहा हूँ, यदि मैथ आपकी वीक है, जीएस तो वैसे भी आप खींच नहीं पाओगे, जीएस तो आप वैसे भी ज़्यादा खींच नहीं पाओगे। यदि आप बहुत कोशिश करोगे तो 25, 26, 27, 28 के बीच पहुँच जाओगे, ठीक ना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं खींच पाओगे। अब मेरे दोस्त ये बताओ, यदि आपकी मैथ भी वीक है तो कहाँ आप टिके कंपटीशन में, कंपटीशन में क्या टिक पाएंगे क्या आप स्कोर अच्छा कर पाएंगे क्या? अच्छा स्कोर भाई, जो भी बच्चा नौकरी लेके जाता है उसकी हिंदी बढ़िया होती है, जो नौकरी लेके जाता है, तो बता रहा हूँ, ठीक ना। ऐसे नहीं कि बस तैयारी कर रहे हैं, नहीं, तैयारी करना अलग बात होती है और नौकरी लेकर के जाना एक अलग बात होती है, ठीक ना मेरे दोस्त, ठीक। एग्जाम क्रैक करना एक अलग बात होती है, ठीक। जो बच्चा एग्जाम क्रैक करता है वो 35 प्लस रीजनिंग में जाता है पक्का। अब बात बची मैथ में, जीएस में। तो जीएस सबकी फिट नहीं होती। एक एवरेज बच्चा 20, अब बहुत ज़्यादा होशियार है तो 25, 26, 28 के बीच में उसकी जीएस जाती है, यदि उसने अच्छे से काम किया है तो जीएस तो वैसे भी वीक हो गई मेरे दोस्त, वीक पॉइंट हो गया सबका। अब बताओ, यदि मैथ भी वीक पॉइंट आपका रह गया, जीएस तो आप भी नहीं खींच सकते, मैंने बताया कि जीएस आप भी नहीं खींच सकते, कितनी कोशिश करोगे लड़खड़ा के गिर जाओगे, 30 से ऊपर नहीं कर पाओगे, ठीक ना। अब बताओ मेरे दोस्त, बच्चा मैथ, यदि आपका जीएस भी आपका वीक पॉइंट है, अब मैथ भी वीक पॉइंट है, तो क्या आप टिक पाएंगे कंपटीशन में? कंपटीशन में टिक पाएंगे क्या आप किसी भी कंपटीशन में? बताओ, यही सब आते हैं। बस ज़्यादा हिंदी को हटा देगा, साइंस कर देगा रेलवे वाले में, ठीक ना मेरे दोस्त, समझ गए ना आप लोग। यहाँ एसएससी वाले एग्जाम में आपका हिंदी हटा देगा, इंग्लिश कर देगा, ठीक ना। बाकी ये तो सारे रहने रीजनिंग आनी है, मैथ आनी है, जीएस आनी है। तो जीएस तो हमारा वैसे भी वीक पॉइंट रहेगा। प्रत्येक वाले जो भी एग्जाम हो, जीएस वीक रहनी सबकी, बहुत ज़्यादा नंबर नहीं मार सकते आप इसमें, ठीक ना। अब यदि बताओ मेरे दोस्त, मैथ भी आपकी वीक रह गई, आप 20 प्रश्न नहीं करते हो मैथ में, तो क्या टिक पाओगे क्या? 20 भी नहीं आप कर सकते, जो जिनको मैथ बिल्कुल आती होगी। तो मेरे दोस्त, किसी भी एग्जाम में आपको टिकने के लिए, फाइट करने के लिए मैथ आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी सबको आनी है। वहाँ पर जो बच्चा सही की तैयारी कर रहा होगा, जो एग्जाम क्रैक करेगा, हिंदी पूरी की पूरी मार के आएगा। रीजनिंग में कोई बहुत ज़्यादा हुआ नहीं होता, इसको भी मार के आएगा। जीएस भी एवरेज बच्चा 20 प्लस करके आएगा। अब बताओ मेरे दोस्त, यदि मैथ आपकी वीक रह गई तो क्या आप टिके कहीं? क्या आप कहीं नहीं टिके ना। आपको मैथ में भी मेरे दोस्त 35 प्लस मारना है, तभी आप एग्जाम में मेरिट में आने के लायक बनेंगे, नहीं तो बाहर हो आप, ठीक है, समझ गए ना। इसी तरीके से मेरे दोस्त, जो मेरे दोस्त तैयारी करते हैं सबसे जीडी एग्जाम की, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जिसके अंतर्गत आता है, हिंदी ऑप्शनल रहता है, आप हिंदी लें या इंग्लिश लें। मैं कहता हूँ किसी ने जो हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं वो अधिकतर हिंदी लेंगे, जिनकी हिंदी बढ़िया है। तो एक एवरेज बच्चा जो होता है, जो सिलेक्शन लेके जाता है, वो 18 प्लस मारता है। क्या मारता है? 18 प्लस तो मार के आता है। 18 प्लस मार के आते हैं। और हमारे जैसे के पुराने छात्र पहुँच गए तो 20 के 20 मार के आते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। हमने खुद सेट में 20 के 20 मारे हैं, हिंदी में कई बार मारे हैं 20 के 20, ठीक ना। तो 18 प्लस तो मेरे दोस्त एक एवरेज बच्चा भी मार के आएगा जो एग्जाम क्रैक करेगा, ठीक ना। इसके बाद रीजनिंग मेरे दोस्त हो गई। रीजनिंग भी मेरे दोस्त एक कंपटीटर जो अच्छा बच्चा है, एवरेज बच्चा जो है, जो एग्जाम क्रैक कर रहा है, 18 प्लस मार के आएगा, ठीक ना। वो 18 प्लस वो भी मार के आएगा, ठीक ना। और हमने भी अभी जो दिया था आपका, जो ये 2022 का जीडी वाला जो हुआ था, जब सेट लगाते थे घर में तो 20 के 20 पहुँच जाते थे। मैथ हो, रीजनिंग हो या हिंदी हो, 20 के 20 पहुँच जाते थे, ठीक ना। आप मेरे सेट देख भी सकते हैं जा करके, जो, ठीक ना। तो मेरे दोस्त, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तो जीडी की तैयारी करता नहीं। जीडी की आपको पता है, हाइट मेरी कम है, मेरा एग्जाम निकल भी गया है, लेकिन मैं नहीं गया फिजिकल देने, ठीक ना। बस ऐसे मतलब जो है मैंने प्रैक्टिस देता था, मतलब सेट मतलब जो है कि पेपर दे आए, ठीक ना। ऐसे बात मान, मेरी कोई रुचि नहीं उसमें, ठीक ना। लेकिन जिनकी भी रुचि मेरे दोस्त है, जिनकी भी रुचि है, जो भी तैयारी करते हैं और जो भी अच्छे लड़के हैं पढ़ने वाले, मेरे दोस्त 18 प्लस हिंदी मार के आएंगे, 18 प्लस रीजनिंग मार के आएंगे, और वो 18 प्लस ही मैथ को मार करके आएंगे, ये मेरा मानना है।
और अच्छे खासे बच्चे हैं तो 20 पे पहुंचा देते हैं, ठीक ना। जीडी वाले एग्जाम बता रहा हूँ मैं तो, ठीक ना, एसएससी जीडी वाले एग्जाम में। अब बची जीएस। एक एवरेज बच्चा जीएस को 12+ ही मार पाता है। एक एवरेज बच्चा जो है वो 12+ मार के आता है, और यदि बहुत अच्छी उसने हिंदी जीएस तैयार कर रखी है तो वो 15-16 भी पहुँच जाता है, ठीक ना मेरे दोस्त। लेकिन इससे ऊपर नहीं जाता, इससे ऊपर नहीं जाता। 15-16 बहुत है, ठीक ना, समझ गए ना। जीएस 15-16 बहुत है, ठीक ना, जीडी वाले में भी। क्योंकि जीएस मैंने कहा ना, हिस्ट्री पूरी हो गई, ज्योग्राफी पूरी हो गई, इकोनॉमिक्स पूरी हो गई, पॉलिटी पूरी हो गई, स्टैटिक्स पूरी हो गई, बायोलॉजी पूरी, फिजिक्स पूरी, केमिस्ट्री पूरी। आने प्रश्न सबसे, और आपको तो नहीं पता ना कि कहाँ से प्रश्न बनने वाला है। और जब यही नहीं पता कौन सा प्रश्न बनने वाला है तो हमें नौकरी लेनी है तो हमें समग्र पढ़ के जाना होगा कि चाहे जहाँ से बने हमें उसका उत्तर आना चाहिए, ठीक ना। आपसे पूछ के नहीं प्रश्न बनाएगा, मैं यहाँ से प्रश्न बनाने वाला हूँ, ठीक ना, समझ गए। फिर हमें यदि उसने दे दिया कि बायोलॉजी आनी है भाई साहब, ठीक ना, तो फिर हमें भाई साहब बायोलॉजी का प्रारंभिक जीव विज्ञान आना है, तो प्रारंभिक का मतलब फिर हमें बड़ा बड़ा पूरा पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना, समझ गए ना। ये नहीं पता होता कहाँ से प्रश्न बनने वाला है। हमको फिर जब दे दिया है सब कि बायोलॉजी आनी है तो हमको पूरी पूरी पढ़नी है, ठीक ना। भले डीप में नहीं पढ़ेंगे लेकिन पढ़ेंगे पूरी की पूरी, ठीक ना। तो पूरी की पूरी पढ़नी पड़ती है तो बहुत हो जाता है मेरे दोस्त। तो एवरेज एक बच्चा 12+ पहुँचता है, बाकी जो बहुत अच्छे बच्चे हो 15+ भी चले जाते हैं, 15-16 के आसपास चले जाते हैं, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाते। तो यहाँ भी देखिए एसएससी जीडी वाले भी देखिए, जीएस तो आपका भी वीक पॉइंट है, क्योंकि सबका है तो आपका भी है, सबका है तो आपका भी है। अब बताओ यदि आपका इस समय मैथ भी वीक रह गया, यदि मैथ आप नहीं पहुँचा पा रहे 18+, 15+ नहीं पहुँचा पा रहे मेरे दोस्त, तो क्या आप कंपटीशन में टिकोगे? 18×3 = 54, मैं मानता हूँ ये वाला, मैं मानता हूँ 18×3 = 54, 10 कितने मेरे दोस्त? 64, 64 तो 66, ठीक ना। अब यदि 66 प्रश्न एक एवरेज बच्चा मार रहा है जो सेलेक्ट होकर जा रहा है, जो रनिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं, वो समथिंग 62-63+ मतलब मेरे दोस्त जा रहे हैं, ठीक ना। मतलब 66 के एवरेज आसपास आपके नंबर दिए आ रहे हैं, आपने क्वेश्चन 66 के आसपास सही किए हैं तो आप कंपटीशन में जा रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त यदि आपकी मैथ भी कमजोर रह गई, यदि मैथ के आपने 10 क्वेश्चन कर पाए, आप 10 या 12 क्वेश्चन कर पाए, तो क्या टिकोगे? इसी साल के मेरिट के हिसाब से देख लो मेरे दोस्त, 18, 18, 36, 36, 10, 46, 46, 10 मेरे दोस्त, 46, 10, 56, 56, 2, 58, बताओ 58+ मेरिट गई है। क्या कोई काम बनने वाला है इसमें? नहीं बनने वाला। तो मेरे दोस्त यहाँ भी जीडी वाले भी मैथ के बिना कोई काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि हमने क्या देखा, हिंदी लोग पूरी की पूरी मार के आते हैं, रीजनिंग पूरी की पूरी मार के आते हैं, जीएस सबकी वीक होती है, आपकी वीक होगी, और यदि आपकी मैथ भी वीक रह गई तो फिर आप कहाँ टिके कंपटीशन में? फिर तो कंपटीशन में आप टिक ही नहीं पाएंगे मेरे दोस्त, ठीक ना। तो मेरे दोस्त मैथ का ये रोल रहता है, ठीक ना, मैथ का ये रोल रहता है। अब मेरे दोस्त एक बार बता दूं मैं, जैसे हिंदी हो गया बड़े सब्जेक्ट होता है, यदि किसी कंप्लीट है पूरे के पूरे नंबर मार के आता है वो। इसी तरीके से मेरे दोस्त मैथ जो होती है ना, मैथ यदि किसी कंप्लीट है, और मैथ मैं कहता हूँ कि यदि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं जीडी में, तो हमको भी ये विश्वास रहता है कि हम 18+ पहुँचा देंगे, धोखा पड़ जाएगा तो 20 के 20 मार के आएंगे। मतलब ये हमारे नंबर है, हम ये मान चलते हैं जिन बच्चों की मैथ कंप्लीट रहती है। अब बताओ यार, आप यदि मैथ में धोखा खा गए तो फिर आप कंपटीशन में टिक नहीं पाओगे, ठीक ना, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग तो सब बच्चों की बढ़िया हो जाती है, बस मैथ और जीएस में बात फंसती है, ठीक ना मेरे दोस्त, समझ गए ना। जीएस आपकी बढ़िया नहीं होगी क्योंकि किसी की बढ़िया नहीं होती। अब ऐसे में यदि मैथ भी आपकी वीक रह गई मेरे दोस्त ना, तो फिर आप कंपटीशन में मेरे दोस्त नहीं टिक सकते, ठीक ना। फिर आपके लिए थोड़ा सा चुनौती और बढ़ जाएंगे, ठीक ना। इसलिए मेरे दोस्त क्या मैथ जरूरी है। और आप मेरे दोस्त यदि ग्रामीण समाज से हम बिलोंग करते हो, हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, यदि आपका भी सपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल और रेलवे हो गया मेरे दोस्त, या एसएससी जैसे एग्जाम हो गए, यदि आपका भी सपना है मेरे दोस्त ना इन एग्जाम को क्रैक करने का, एयरफोर्स हो गया, इन सब में मैथ नहीं मेरे दोस्त, बिना मैथ के काम नहीं बनने वाला। तो मेरे हिसाब से मेरे दोस्त मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी, मैथ पढ़नी पड़ेगी। मैथ के बिना आप गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाएगा मेरे दोस्त। तो मैथ हमको क्या है, पढ़नी ही पढ़नी, ठीक ना, बिना मैथ काम नहीं बनने वाला। तो वो मेरे दोस्त जो हाई स्कूल में है, जो इंटर में है, बता दूं कि भाई साहब मैथ को ना छोड़िएगा, मैथ को छोड़ दिया तो समझ लीजिए बाप ने अपने साथ बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे दोस्त। और उन सभी अध्यापकों से मेरी गुजारिश है कि जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बच्चों से कह देते हैं कि आप टंकड़ ले लो, आप बुनाई ले लो, आप व्यवसायिक ले लो, हाथ जोड़ करके निवेदन है ये आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कि जो बच्चे पहुंच रहे हैं हाई स्कूल पास होकर के, यदि आप देखते हैं कि हमारा क्षेत्र कैसा है, हमारे क्षेत्र के बच्चे कैसे हैं, क्या हमारे क्षेत्र में बच्चे पढ़ करके व्यवसाय में जाते हैं, व्यापारी बनते हैं क्या मेरे दोस्त? सारे मिडिल क्लास फैमिली के यदि लोग हैं, मैं समझता हूं कि ग्रामीण परिवेश में सारे मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही रहते हैं। कहीं ना कहीं 80 से 90% बच्चों का सपना होता है एसएससी
यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, लेखपाल, रेलवे, एयरफोर्स, 80 से 90% बच्चों को यही मेरे दोस्त क्या होता है, सपना होता है। और इन सपनों को पूरा करना है तो मैथ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त गुजारिश है आप सभी लोगों से कि चाहे जो हो जाए, आप फेल हो जाइए, आप बिल्कुल चलेगा, लेकिन पढ़ना है मेरे दोस्त तो अच्छी पढ़ाई करिए। कम से कम मैथ को लेकर के मेरे दोस्त साथ चलिए। बिना मैथ के काम यहाँ पर कंपटीशन में नहीं बनने वाला, ठीक ना। कंपटीशन में बिना मैथ के काम नहीं बनने वाला, ठीक ना। तो मैथ आपको लेकर के ही चलनी है, ठीक। अब आइए अगले पॉइंट पर बात करते हैं। पहला पॉइंट तो हमने देखा कि मैथ क्यों ज़रूरी है मेरे दोस्त, उस पर तो हमने बातें कर ली कि मैथ की अहमियत आखिरकार है क्या। आगे मैथ कहाँ से पढ़ना शुरू करना चाहिए। काफ़ी मैंने लोगों को देखा कि मैथ पढ़ते तो हैं और किसी अच्छे टीचर के पास भी चले जाते हैं। खास करके मैंने बहुत देखा शहर में, जब मैं बाहर गया था पढ़ने के लिए, तो लोगों के मन में यही थोड़ा बातें चलती रहती हैं कि मैथ्स को कहाँ से पढ़ा जाए, कौन सा टीचर बढ़िया पढ़ाता है और कहाँ से स्टार्ट करें। और हम भी जब गए थे तो हमने भी पूछा, भाई बताओ मैथ के लिए कौन सी कोचिंग ज्वाइन की जाए। यहाँ पर दोस्तों से पूछते रहते थे, जो भी हमारे रिश्तेदार वहाँ रहते थे शहर में, उनसे पूछते रहते थे कि सर बताइए, भैया बताइए, चाचा बताइए, माँ बताइए, कहाँ जाएँ मैथ के लिए हम लोग। तो काफ़ी जगह हम लोग मेरे दोस्त गए भी मैथ के लिए। तो मैंने पर्सनली खुद देखा, सारे लोग देखते होंगे कि कोई कहता है नहीं उनकी मैथ बढ़िया है, कोई कहता नहीं वो बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं, कोई कहता नहीं वो बढ़िया मैथ पढ़ाते हैं। एक्चुअली मेरे दोस्त मैं बताऊं कि जितने टीचर होते हैं बाहर पढ़ाते हैं ना, मेरा मानना है कि सारे के सारे बढ़िया पढ़ाते हैं, सारे के सारे टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं मेरे दोस्त। कमी आप में होती है। कैसी कमी होती है? कोई बच्चा होता है जिसका बेसिक स्तर बहुत बढ़िया होता है, वो चाहता है कि मैं अच्छे लेवल की मैथ पढ़ूँ, एडवांस लेवल की मैथ पढ़ूँ, और वो किसी ऐसी कोचिंग पहुँच गया जहाँ टीचर बेसिक से लेकर के चलते हैं, जहाँ टीचर बेसिक से लेकर के चलते हैं। उस कोचिंग में यदि वो लड़का चला गया तो उसको वहाँ के टीचर की मैथ पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो बेसिक लेकर चलते हैं, बेसिक टू एडवांस चलते हैं, तो पसंद उसको नहीं आएगी। उसने क्या कह दिया, ये बेकार है, क्यों बेकार नहीं है, वो बेकार नहीं है। वो उन बच्चों को ध्यान में लेकर चलते हैं कि जो एक जब टीचर पढ़ाता है तो एक वहाँ पर कमज़ोर बच्चा बैठा होता है, एक होशियार बच्चा बैठा होता है, और टीचर का यही एम होता है कि दोनों को बराबर समान लगे, उसको भी दिक्कत ना हो क्लास में, उसको भी दिक्कत ना हो, दोनों अच्छी तरह से बढ़ें। मतलब बेसिक से पकड़ता है, एडवांस तक जाता है। जैसे हमारे उदय त्रिपाठी सर जाते थे, एचडी कैंपस के संस्थापक श्री उदय त्रिपाठी सर, ये देख रहे हो तो उनको मेरा सादर प्रणाम। जैसे हमारे सर जी जाते थे, बेसिक टू एडवांस जाते थे। काफ़ी टीचर होते हैं, आप कोचिंग में जाते हो, थोड़ा हाई लेवल से पढ़ाते हैं, बच्चे गए, अरे यार हमारी समझ में नहीं आ रहा है, यार आपकी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि टीचर अध्यापक अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, वो अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको समझ इसलिए नहीं आ रहा है कि आपका बेसिक स्तर कमज़ोर है। तो मेरे दोस्त पहले तो आपको यही जानना है कि मेरा बेसिक स्तर कमज़ोर है। यदि आपका बेसिक स्तर कमज़ोर हो तो आपको किसी ऐसे टीचर से मैथ पढ़नी चाहिए जो बेसिक से चीज़ों को उठाते हों, एडवांस तक ले जाते हों। और यदि आपका बेसिक मजबूत है तो फिर आपको बेसिक वाले टीचर के पास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप किसी एडवांस टीचर से पढ़िए, वो ज़्यादा मजा आपको आएगी, ठीक ना। तो ये तो हो गया कि कैसे टीचर से मैथ पढ़ें, ठीक ना मेरे दोस्त। ठीक, आप अपने लेवल चुनिए कि हम किस पोजीशन पर हैं। दरअसल टीचर सारे बढ़िया होते हैं, मैटर करती है आपकी पोजीशन, कि आपकी पोजीशन कैसी है, ठीक ना। तो वो मैटर करती है। सबसे पहले आप देखिए कि हमारी पोजीशन क्या है और हमें किस टीचर से मैथ पढ़नी चाहिए, ठीक। आगे मेरे दोस्त आते हैं, बात करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई आपकी मैथ कमज़ोर है और आप बेसिक टीचर के पास गए, जो टीचर पढ़ाता है बेसिक, आप उसके पास ही चले गए। मैं मानता हूँ जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरी मान लो मैथ कमज़ोर है और मैं किसी ऐसे टीचर के पास गया जो बेसिक पढ़ाता भी है, लेकिन कमी क्या हो जाती है मेरे दोस्त, कमी क्या हो जाती है, अब टीचर पढ़ा रहा है शुरू से, तुम पहुँचे बीच में, और क्लास चल रही है 2 महीने पहले से तुम पहुँच रहे हो, 3 महीने बाद पहुँच रहे हो। अब आपको शुरुआत कहाँ से करनी थी वो तो आप ले नहीं पाए। क्या चल रहा है, प्रॉफिट लॉस चल रहा है, क्या इंटरेस्ट चल रहा है वहाँ पर, क्या मेंसुरेशन चल रहा है, आपने वहीं से स्टार्ट कर दिया, जहाँ से चल रही है कोचिंग जहाँ चल रही है आपने वहीं से स्टार्ट कर दिया, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा। आप कमज़ोर थे, आप बेसिक टीचर के पास भी गए, लेकिन क्या आपने शुरू से क्लासेस ज्वाइन नहीं की, तो मेरे दोस्त मैथ आपको समझ में कम आएगी। दूसरी बात मेरे दोस्त, अब बात मैटर करती है कि भाई मैथ की शुरुआत कहाँ से करें। तो पहली बात तो मेरे दोस्त ये कि जब कोई कोचिंग स्टार्ट होने वाली हो, सबसे पहले आपको एकदम शुरू में जाकर जुड़ जाना है कि जब मैथ को स्टार्टिंग करें। और किसी भी टीचर्स को मैं मानता हूँ कि मैथ की स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए मेरे दोस्त। जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो वो कहते हैं सर जी आप मैथ के ही टीचर हो, आप मैथ्स के ही टीचर हो और बहुत गर्व की मैथ पढ़ाते हो।
लेकिन ऐसा नहीं मेरे दोस्त, मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ। आप मुझसे मैथ्स पढ़ोगे, 3-4 महीने लगातार मैथ्स पढ़ोगे तो आपको लगेगा सर जी मैथ्स के टीचर हैं। आप मुझसे रीजनिंग पढ़ेंगे लगातार 4-6 महीने तो आपको लगेगा कि भैया रीजनिंग के टीचर हैं। आप यदि मुझसे हिंदी पढ़ लेंगे लगातार 4-6 महीने तो आपको ऐसा लगेगा नहीं भैया सिर्फ हिंदी के टीचर हैं। यदि आप इंग्लिश पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश के लगने लगेंगे। यदि आप हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स पे आ जाएंगे, सबको डेमो क्लास दूंगा, आपको लगेगा नहीं भैया इसी के पढ़ाते हैं। नहीं मेरे दोस्त, मेरे संबंध में ऐसा नहीं है। मैं सारे सब्जेक्ट में मैंने बढ़िया बराबर से अध्ययन किया है, क्योंकि हमारे सर जी कहना था और हमारा मानना ये था कि हमें नौकरी लेके जाना है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हमारे सर जी ने कहा था, श्री अनिल सर जी ने, यदि वो देख रहे हो तो उनको मेरा सादर प्रणाम, उन्होंने कहा था मुझसे कि यदि सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्त ना तो खटिया के 4 पाई होती हैं, और 4 पाई में से किसी एक पाव भी आपका कमजोर रह गया ना तो आप बाहर हो। मतलब यदि आपके मैथ आनी है तो आपको मैथ में भी अच्छी खासी पकड़ बनानी पड़ेगी, रीजनिंग भी बढ़िया पकड़ बनानी पड़ेगी, हिंदी बढ़िया पकड़ बनानी पड़ेगी, और जीएस में भी पकड़ बढ़िया बनानी पड़ेगी। तो मेरे दोस्त मेरा तो मानना यही था कि मुझे तो, मैं आया हूँ कंपटीशन के लिए तो मैं क्वालिफाई करने के बाद ही लौटूंगा, ठीक ना, ऐसे मैं लौट के नहीं जाऊँगा। अब मेरा मानना ये था, लाइफ में मैंने कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं क्या करूँगा, मुझे ये था कि मैं बस इसी की तैयारी करूँगा, इसमें होके ही रहूँगा, ठीक ना। तो मैंने सारे विषयों पर काम बढ़िया किया है, इसलिए मैं सारे सब्जेक्ट बढ़िया पढ़ाता हूँ, ठीक ना। बाकी बात रह गई जो बच्चे मुझसे मैथ पढ़ते हैं उनको मैथ ज़रा समझ में क्यों आती है, दरअसल यही है मेरे दोस्त कि जब आप मुझसे मैथ पढ़ते हैं तो एक तो मैं रहा निचले स्तर का, मतलब क्या मेरी मैथ कमज़ोर थी, तो मैंने कैसे मैथ को शुरू किया था, कहाँ कहाँ मैं फंसा था। अब मुझे पता है बच्चे कहाँ कहाँ फंस सकते हैं। एक बिगनर्स बच्चा जिसकी मैथ कमज़ोर है वो कहाँ कहाँ फंस सकता है और उसको कहाँ शुरुआत करनी चाहिए और क्या चीज़ उसको नहीं देनी चाहिए और क्या चीज़ें कब देनी चाहिए, ये बहुत मैटर करता है मेरे दोस्त, ये बहुत मैटर करता है। चूँकि मैं खुद फंसता था उसमें, इसलिए मेरे दोस्त जब मैं पढ़ाता हूँ मैथ आपको तो मैं उन चीज़ों का खास ध्यान रखता हूँ कि बच्चों का स्टार्ट कहाँ से करना है, मैथ क्या पहले देना है और क्या देना ही नहीं है, पहले क्या चीज़ें बात के लिए रखनी है, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। ये चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं बच्चों को मैथ सिखाने के लिए। अब यदि आप हमारी कोचिंग में मैथ सीख रहे हैं मेरे दोस्त ऑफलाइन, 2 बच्चे सीख रहे हैं उनको पता ही होगा, बाकी जो सीखने आएंगे वहाँ पर देखेंगे तरीका सिखाने का मैथ। लेकिन यदि आप कहीं भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी टीचर से मैथ पढ़ रहे हो या ऑनलाइन मैथ पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, आप सीखेंगे मैथ मेरे दोस्त। लेकिन आप थोड़ा सा कुछ ध्यान रखिए, आप मेरे दोस्त जब भी, यदि आप बिगिनर्स हैं तो बता रहा हूँ, ठीक ना, यदि आपकी बेसिक फिट है तो आप किसी भी टीचर से मैथ पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी यदि आप बिगिनर्स नहीं हो तो। लेकिन यदि आप बिगिनर्स हो तो आपको मैथ की शुरुआत कहाँ से करनी है ज़रा गौर फरमाइएगा। यदि आप बिगिनर्स हैं मेरे दोस्त तो सबसे पहले जो टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए वो होता है सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। काफ़ी दोस्त होते हैं जिनको सवाल को सरल करना ही नहीं आता, वो मैथ्स की भाषा समझ नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहा है, मुझको कहाँ से इस क्वेश्चन को तोड़ना स्टार्ट करना है। टीचर ने जैसे हल कर दिया, हमने देख के वैसे हल कर लिया, वैसे हमारी अभ्यास बन गई। नहीं मेरे दोस्त, ये तरीका गलत है। आपको सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए कि आप मैथ्स की लैंग्वेज को समझ पाएँ कि मैथ कहना क्या चाहती है और इसको कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से ख़त्म करना है। इस चीज़ के लिए मेरे दोस्त आपको सरलीकरण आना चाहिए कि मैथ्स को सरल कैसे करना है। ये चीज़ें मेरे दोस्त आप देखते हैं सरलीकरण के अंतर्गत, ये चीज़ें आप देखते हैं सरलीकरण के अंतर्गत। और यदि आप एक बढ़िया कंपटीटर बनना चाहते हैं तो सरलीकरण भी आपको एक बढ़िया लेवल का पढ़ना होता है किसी अच्छे टीचर से। क्योंकि यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं मेरे दोस्त, यदि आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या कंपटीशन की किसी अच्छी कोचिंग पढ़ना चाहते हैं तो जो हाई स्कूल और इंटर वाले बेसिक फंडे होते हैं इनको छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा एक एडवांस लेवल से पढ़ाया जाता है मेरे दोस्त, ठीक ना। यदि आपको सबसे पहले पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन और थोड़ा सा किसी अच्छे टीचर से पढ़ना है जो लगातार तैयारी कई साल से बच्चों को पढ़ा रहा हो, कंपटीटर को, ठीक ना, फास्ट थोड़ा करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन, क्योंकि मैथ बिना सरलीकरण यदि आपको नहीं आती तो मैथ आप नहीं कर सकते। इसके बाद मेरे दोस्त आपको पढ़ना चाहिए प्रतिशत। क्या पढ़ना चाहिए? प्रतिशत। मेरे दोस्त प्रतिशत हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, मतलब प्रतिशत से मतलब होता है परसेंटेज, प्रतिशत मतलब, ठीक ना, और रेशियो और प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात, समानुपात। ये मैथ के आधार स्तंभ होते हैं, मैथ जिन पे टिकी होती है। कौन कौन से? 4 चैप्टर मेरे दोस्त ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले सरलीकरण, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज। ये 4 चैप्टर जो होते हैं मेरे दोस्त ना, किसी के मैथ्स के आधार स्तंभ होते हैं मेरे दोस्त, ठीक ना। पूरी मैथ्स इन पर ही टिकी होती है। कौन कौन चैप्टर? सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो और एवरेज।
तो सबसे पहले आप मैथ के कोई टॉपिक स्टार्ट मत करिए, पहले इन चार टॉपिक्स का गहनता से अध्ययन कीजिए मेरे दोस्त, और बहुत अच्छी तरीके से इनको फिट करिए। इसके बाद आप मैथ्स के कोई भी टॉपिक उठा लेंगे मेरे दोस्त, कोई भी चैप्टर उठा लेंगे, सारे के सारे आपके बेहतरीन बनेंगे, ठीक ना। लेकिन जब तक आपको सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज नहीं आता, तब तक मैथ्स में आप स्ट्रगल करते ही रहेंगे, ठीक ना। तो ये तो मेरे दोस्त बात रही कि मैथ्स को कहाँ से शुरू करना चाहिए, ठीक ना। ये मेरे दोस्तों ने बात बता दी। और मैं जब भी मैथ पढ़ाता हूँ सारे बच्चे देखते हैं कि सबसे पहले मैं यहीं शुरू करता हूँ, ठीक ना, यहीं शुरू करता हूँ। नहीं मैं शुरू करता नंबर सिस्टम, LCM, SCF नहीं शुरू करता, मैं शुरू करता हूँ हमेशा अपनी वही से, कि मैं भी यही मानता हूँ कि जो बच्चा मेरे पास जो आ रहा है, जो कहता है मेरी मैथ कमज़ोर है, तो बिल्कुल मेरी श्रेणी का ही होगा। तो मुझको जैसे मैंने मैथ सीख के वैसे सिखाना है, तो वैसे मैं सिखाता हूँ, इसलिए बच्चों को रास आती है मैं, ठीक ना, मुझसे पढ़ने में, ठीक। आ जाओ आगे मेरे दोस्त बात करते हैं मैथ्स को दिमाग में सेट कैसे करें। आप अच्छा टीचर भी पा जाते हैं मेरे दोस्त, और जहाँ से टीचर कहते हैं वहाँ से शुरू भी कर देते हैं मैथ को। अब बढ़िया करते हैं, फिर भी मैथ्स को दिमाग में सेट नहीं कर पाते। मैथ्स को दिमाग में कैसे सेट करेंगे मेरे दोस्त, समझिए मेरी बात। हमको भी बताया था हमारे ही नाम राशि पुष्पेंद्र सर ने, जब मैं ब्रह्मांड अकेडमी में ज्वाइन किया था 2018 की बात है, तो पुष्पेंद्र सर ने बताया था, यदि वो देख रहे हैं तो उनको मेरा प्रणाम। उन्होंने बताया था, उनसे मैं कहता था सर जी मेरी मैथ कमज़ोर है। उन्होंने बताया, उन्होंने एक बात सुनो, मैथ को किया क्या करो कि सबसे पहले जो हम यहाँ पढ़ाते हैं उसको तुरंत अपने आप रफ में नोट करिए। जो पढ़ाते चलते हैं उसको पॉइंट बाई पॉइंट आप नोट करते चलिए, पूरे प्रश्न को नोट करते चलना है आपको, ठीक ना। हमने बता दिया मैं शुरुआत कहाँ से करनी है, अब शुरुआत यदि कर चुके हैं आप, तो आप मेरी बात समझिए। आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है ऑफलाइन या ऑनलाइन, आप उसको पॉइंट बाई पॉइंट नोट करते चलिए अपने रफ में। क्या करना है आपको, अपने रफ में नोट करते चलना है। इसके बाद आप घर गए, इसके बाद आप कहाँ गए, घर गए। घर को जब भी आप मैथ का जो भी पीरियड बना है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक मैथ पढ़ूंगा, उठाइए मैथ को और देखिए कि हमने रफ में कोचिंग में जो पढ़ा है तुरंत उसको नोट्स में लिखने का प्रयत्न करिए कि नोट्स में उसको लिख देना है। जितने भी टाइप आपने पढ़े हैं सारे के सारे प्रश्न नहीं, लेकिन जो टाइप आपने अलग अलग से पढ़ रखे हैं उन टाइपों को आपको नोट्स में लिख देना है, और जो प्रश्न भी आपको लगे महत्वपूर्ण उनको भी नोट्स में लिख लेना है, ठीक। ये काम आपको डेली करना है, ये काम आपको डेली करना है मेरे दोस्त, ठीक ना। डेली करना है। रात में आपने नोट्स में लिख लिया मेरे दोस्त, अगला दिन आया, अब 1 घंटा निकालिए कि हमने जो नोट्स में लिखा था, जो हमने क्लास में पढ़ा था, उसकी प्रैक्टिस करिए एक बार। आप जो है कि काम से वो बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं तो टीचर थोड़ा सा एक बार बात पूछिए, सर जी हमसे नहीं बना प्रश्न, पूछिए, तुरंत पूछिए, हिलगाइए मत मेरे दोस्त, हिलगिए मत कि बाद में पूछोगे, नहीं, तुरंत पूछिए जाकर जो है, या किसी अपने दोस्त से पूछिए ये कैसे हो गया, ठीक ना। नोट्स में हमने लिख लिया, नोट्स का हमने रिवीजन किया, हमसे बन रहा है नहीं बन रहा है तो पूछिए किसी से, लगातार आपको ये काम करना है। इसके बाद जैसे ही वो टॉपिक आप खत्म, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं प्रॉफिट लॉस, क्या पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं, ठीक ना, प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं आप। जैसे ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा खत्म हो, नोट्स में आपको लिख जाना चाहिए प्रॉफिट लॉस खत्म हो गया, अब पूरा का पूरा चैप्टर मुझको प्रॉफिट लॉस का एक दिन फेरना बैठ करके, एक समय बनाइए कि इस समय से इतने बजे तक मुझको जितना ही मैंने पढ़ा है हफ्ते भर में 15 दिन में प्रॉफिट लॉस के पूरा टाइप आपको पूरे फेर डालने हैं। मैंने फेर डाला, अब जो अगला चैप्टर स्टार्ट होगा उसको भी इसी तरीके से करना है, नोट्स को बनाते चलना है, घर में रिवीजन करते चलना है, जब टॉपिक कंप्लीट हो उसको फिर चलना है। अब मान लीजिए कि आपको हो गया 15 से 20 दिन हो गया प्रॉफिट लॉस पढ़े हुए, 15 से 20 या 25 दिन आपको हो गए प्रॉफिट लॉस का चैप्टर पढ़े हुए आपको हो गए इतने दिन, तो एक बार 15-20 दिन फिर से पूरा टाइप रिवाइज मारिए, फिर से पूरा टाइप रिवाइज मारिए कि हमने क्या टाइप, हमको भूला तो हमको नहीं। तब आपको यदि देखा, आपने देखा कि हाँ हमसे ये बनने लगा है, हमको ये आने लगा है, तो यदि आपको आने लगा है बढ़िया, तो मेरे दोस्त कोशिश करिए कि 30 से 45 दिन के अंतर्गत, 30 से 45 दिन, बस कितने, 30 से 45 दिन के अंतर्गत आप लगातार इस चैप्टर का रिवीजन मारते रहें। सिर्फ इसी चैप्टर का नहीं, इसी तरीके से जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ऐसा बनाइए शेड्यूल कि 30 से 45 दिन में तो मैं रिवीजन मारूंगा ही मारूंगा इस चैप्टर का, और आपको नोट्स बनाते हुए ही पढ़ना है। काफ़ी बच्चे होते हैं नोट्स बना के नहीं पढ़ते, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो नोट्स बना करके ही आपको मेरे दोस्त पढ़ना, ठीक ना। जब तक आप नोट्स बना कर नहीं पढ़ते मैथ में सी पकड़ नहीं बना सकते, ठीक ना। तो आपको नोट्स बनाते हुए चलना है, एक एक महत्वपूर्ण बातों को वहीं लिखते हुए चलना है,
तभी मेरे दोस्त यदि आप बिगनर्स हो तो मैथ आपकी फिट हो जाएगी, ठीक ना। और मेरे दोस्त मैंने ऐसे ही मैथ अच्छी अपनी बढ़िया की है, ठीक ना। तो यदि मेरे दोस्त ये तरीका आपको पसंद आया हो तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं मैथ सीखने के लिए, ठीक ना। फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त आप इसको मैथ सीखने के लिए, ठीक। तो जो मेरे दोस्त मैथ्स के मेन पॉइंट थे मेरे दोस्त, उनमें मैंने चर्चा की है और आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताया है। यदि मेरा कोई ऐसा दोस्त हो जिसने मेरी तरीके से शुरुआत की थी मैथ की, एकदम बेसिक से, जब कुछ नहीं आता था एडवांस स्तर पहुंचा हो, यदि आपके भी कुछ विचार मेरे दोस्त हों तो आप कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक पहुंचा सकते हैं। और जब मैं फिर कभी ऐसी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपके विचारों को भी मेरे दोस्त सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। तो ऐसी उम्मीद रखता हूँ मेरे दोस्त कि जो मैंने मैथ्स के बारे में बताया है आप उस पर काम करेंगे। तो फिर मेरे दोस्त फिर अगले वीडियो पर मिलते हैं, फिर अगले क्लास पर मिलते हैं जहाँ पर हम शुरू करेंगे परसेंटेज को। और मेरे दोस्त आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैंने क्या कहा, मैथ्स को शुरू करना है कहाँ, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज। लेकिन मैं सिंप्लीफिकेशन अभी यहाँ पर ऑनलाइन नहीं पढ़ा रहा मेरे दोस्त, चूंकि मैं डेमो क्लास लेकर के आया हूँ मेरे दोस्त, तो सिंप्लीफिकेशन आपको सिखा दूंगा ऑफलाइन, या जिनको भी सिंप्लीफिकेशन आता हो। तो अब हमारी कल से क्लास शुरू होगी मेरे दोस्त सिंपली उसकी किसकी, परसेंटेज की। और वहाँ पर परसेंटेज के समग्र पर हम मेरे दोस्त बात करेंगे। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर परसेंटेज आना है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वो क्लास महत्वपूर्ण होगी मेरे दोस्त। तो फिर मेरे दोस्त मिलेंगे अगली डेमो क्लास पर, जब मैं लेकर के आऊँगा मैथ्स की डेमो क्लास, तो वहाँ सीखेंगे परसेंटेज। तब तक के लिए जय हिंद।